बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये पाकिस्तान क्लिनिक कोड का सेक्शन नंबर 35 है जो कि ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी का एक स्पेसिफिक रूल बताता है। सो इस टर्म को आप याद रखें, सेक्शन नंबर 35 से रिलेटेड, यानी ये क्या बताता है, ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। ओके, सो इसका जो टेक्स्ट है वो कहता है कि व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। सो इस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बात करता है नॉलेज और इंटेंशन की। अब इसको डिटेल से देखते हैं फ्रेज बाय फ्रेज। सो ये कहते हैं कि व्हेन एवर एन एक्ट which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention। यहाँ तक इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो इस फ्रेज का ये मतलब है कि कुछ जो एक्शंस होते हैं वो अपनी नेचर में न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किए जाएं तो तब वो क्या हो सकते हैं, वो क्राइम बन जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्यूमेंट है। लॉ डॉक्यूमेंट को नॉर्मली तो डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना एक लीगल एक्ट है, राइट। बट अगर किसी को ये पता हो कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है और फिर भी उसे यूज़ करे तो ये क्या बन सकता है, क्रिमिनल एक्ट बन सकता है। यहाँ पे उस शख्स के नॉलेज में है। इस सेक्शन में दो चीज़ों की बात हो रही है, नॉलेज, या तो उसका नॉलेज हो या फिर उसका इंटेंशन हो, ठीक है। तो अगर एक शख्स है, उसको ये मालूम हो कि जो डॉक्यूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है, तो इस वक्त तो उस कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, उसके पास नॉलेज है, तो फिर इस सूरत में ये क्या हो सकता है, क्रिमिनल एक्ट बन सकता है। सो यहाँ जो एक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो मेंसरिया है, जो कि हमने कहा था कि क्रिमिनल लॉ जिन चीज़ों पर बेस करती हैं, दो एलिमेंट्स है क्रिमिनल लॉ के, मेंसरिया एंड एक्सिया, यानी एक्शन एंड इंटेंशन। सो उसके बाद ये कहते हैं कि इसका जो नेक्स्ट फेज है वो कहते हैं कि इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स। ओके, यानी एक एक्ट में मल्टीपल लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक एक्ट एक ही है, क्या है, एक ही एक्ट है। जैसे कोई भी ऑफेंस ले लें, मर्डर ले लें, टिफ्ट ले लें, रॉबरी ले लें, डिकॉइटी ले लें, ठीक है, चीटिंग, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, कोई भी है जो कि पीसी के अंडर क्राइम है। अगर आप कोई एक क्राइम लेते हैं और उस क्राइम को कौन परफॉर्म करते हैं, इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, यानी सेवरल पर्सन्स, मल्टीपल पर्सन्स मिल के उस एक्ट को परफॉर्म करते हैं। और क्रिमिनल लॉ ये रिकग्नाइज करता है कि कई जो ऑफेंसेस हैं वो ग्रुप इन्वॉल्वमेंट से होते हैं। लेकिन देखें, क्रिमिनल लॉ जो है ये चीज़ तो रिकग्नाइज करता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऑफेंस या कोई क्राइम कमिट होता है, उसको मल्टीपल लोग परफॉर्म करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। बट एट द सेम टाइम क्रिमिनल लॉ जो है वो ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो पार्टिसिपेंट है उसका जो मेंटल स्टेट है वो एक जैसा हो। यानी ऐसा पॉसिबल है कि कुछ जो उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं को उनको ये मालूम ना हो कि ये जो एक्शन हो रहा है ये इलीगल नेचर का है, या उनके नॉलेज में ही ये बात ना हो, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ जो है वो इस चीज़ को भी रिकग्नाइज करता है। इस वजह से इस सेक्शन में नॉलेज और इंटेंशन की बात की गई है कि व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, कि अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट होता है, क्रिमिनल एक्ट है, जिसमें नॉलेज और इंटेंशन की बात आए, तो फिर उस सूरत में अगर किसी को इल्म है उस पे क्या रूल अप्लाई होंगे लॉ के, और अगर किसी को इल्म नहीं है तो उस पे कौन से जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। तो ये सेक्शन हमें ये बताता है। ओके, आगे हमें ये बताता है कि each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner
as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. यहाँ पे क्या कहा है कि whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, कि जब भी कोई एक्ट इस नीयत से किया जाता है कि उसमें क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन जो है वो शामिल हो, और वो जो एक्ट है वो कौन परफॉर्म करता है, वो मल्टीपल लोग परफॉर्म करते हैं, यानी ए है उसमें शामिल है, बी है, ठीक है, उसमें सी शामिल है, ठीक है, उसमें डी भी शामिल है। तो ये क्या है, ये सेवरल पर्सन्स है, इज डन बाय, तो उसमें से जो हर एक पर्सन है, ईच ऑफ सच पर्सन, ये सेवरल पर्सन्स हैं, इसमें से जो हर एक है, ए बी सी डी, हर एक पर्सन है जो who join in the act, जो इस एक्ट में शामिल हैं, इस नॉलेज के साथ, विद सच नॉलेज और इंटेंशन, या तो उनके नॉलेज में ये बात है कि हमने जो ये एक्ट परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल ये जो एक्ट है ये क्या है, ये मर्डर है, वो एक मर्डर कमिट करते हैं, ठीक है, तो या तो उनके नॉलेज में ये बात होगी, राइट, और या अगर उनके नॉलेज में बात नहीं है तो तीनों का जो इंटेंशन है वो ये, चारों का जो इंटेंशन है वो ये हो कि हमने जो, फॉर एग्जांपल ये ई है, ठीक है, जिस पे एक्ट जो परफॉर्म किया जा रहा है ये एक ई है, तो अगर ये सारी ई के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, ठीक है, और उनको ये नॉलेज भी हो कि ये इलीगल है, या अगर उनका इंटेंशन है, तो फिर हर एक, ईच ऑफ सच पर्सन इज़ लायबल फॉर द एक्ट, तो हर एक जो इसमें पार्टिसिपेंट है वो लायबल होगा इस एक्ट के लिए। एक्ट क्या है, मर्डर है, तो वो ये चारों जो हैं ये क्या होंगे, लायबल होंगे इस एक्ट के लिए, इन द सेम मैनर इज इफ दैट एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। तो इसमें ये कहता है कि यानी इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप में सिर्फ वो पर्सन लायबल होंगे जिन्हें एक्चुअल नॉलेज थी। ये जो सेक्शन नंबर 35 है, इसका जो बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, नॉलेज और इंटेंशन। यानी कि लॉ ये रिकग्नाइज करता है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो क्राइम कमिट करता है जिसके नॉलेज में है कि वो क्राइम है, या उसका इंटेंशन है, कि इसका तो ये मतलब हुआ ना, दूसरी तरफ ये ऑटोमेटिकली एक एक्सेप्शन भी देता है, यानी कि अगर इनमें से चारों पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक ऐसा शख्स है जिनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है कि वो जो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, वो इलीगल है, या उनका इंटेंशन जो है वो उसको यानी किसी को हार्म पहुंचाना ना हो, उनका इंटेंशन ना हो। सो इसका ये मतलब है कि जो ग्रुप में सिर्फ वही पर्सन लायबल होंगे जिन्हें एक्चुअल नॉलेज थी, या जिनका जो क्रिमिनल इंटेंशन था किसी को हार्म पहुंचाना, यानी उस ऑफेंस को कमिट करना, लेकिन इलीगल इंटेंशन के साथ और नॉलेज के साथ। सो अगर कोई पर्सन जो है वो एक्ट में फिजिकली तो इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल ए जो है वो इसमें फिजिकल इन्वॉल्व है, लेकिन उसे इस जो एक्ट परफॉर्म हो रहा है उसकी इलीगल नेचर का पता नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ए पर जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो लागू नहीं होगी। सो जो क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल ये है कि पनिशमेंट तब जस्टिफाइड होगी जब क्या होगा, गिल्टी माइंड होगा। गिल्टी माइंड क्या है, इंटेंशन है ना, यानी मेंजरिया को शो करता है, ठीक है, एक्शन तो हाँ, लेकिन हम बार बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं पीपीसी में कि जो क्राइम या ऑफेंस जो है वो जब बनता है उसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो गिल्टी माइंड यानी मेंजरिया और एक्शन है, यानी एक्सिया है, ठीक है, तो इनमें से अगर ये दोनों जो है मिल के बनाते हैं ऑफेंस, तो अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो तो फिर वो ऑफेंस नहीं बनता। सो अगर यहाँ पे ए ने क्या किया, वो कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं इन सब के साथ मिल के, उसने फिजिकल तो इसमें इन्वॉल्वमेंट कर ली, लेकिन अगर उसका गिल्टी माइंड नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था, उसका नॉलेज नहीं था, तो फिर इस सूरत में ए जो है वो जो ये जो ऑफेंस है इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी से वो एग्जेम्प्ट होगा। सो इस रूल को अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ए जो है वो एक शख्स है ए, ठीक है, वो क्या करता है कि वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स जो है या फॉर्ज चेक ले लें, जो बैंक के चेक होते हैं, ठीक है, वो उसके पास वो क्रिएट करता है,
ठीक है, वो एक क्रॉस चेक जो है वो प्रिपेयर करता है, और उसके साथ जो बी है, ये ए जो है, ये बी एंड सी को कहता है कि इस चेक को आप कहाँ लेकर जाएं, बैंक लेकर जाएं और उसको यूज़ करें। अब बी और सी दोनों जा रहे हैं बैंक, राइट। अब बी, ए ने बी को बताया हुआ है कि ये जो चेक है ये क्या है, फौज है। यानी बी के नॉलेज में ये चीज़ है कि अगर हम इस चेक को यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऑफेंस है लॉ में। लेकिन सी जो है वो इस चीज़ से बेखबर है, उसको बी और सी ने इस बात के बारे में नहीं बताया हुआ। तो अब इस सूरत में क्या होगा कि अगर चेक जो है वो यूज़ हो जाता है, और अगर चेक यूज़ हो गया तो कौन सा ऑफेंस होगा, फ्रॉड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑफेंस कमिट हो गया। जब ऑफेंस कमिट हो गया यानी फ्रॉड हो गया, तो जो सेक्शन नंबर 3 के 35 के प्रिंसिपल के मुताबिक ए और बी, ए एंड बी दोनों जो है वो लायबल होंगे, लेकिन जो सी है वो क्या होगा, वो लायबल नहीं होगा कि क्योंकि उसे जो फॉर्जरी का नॉलेज ही नहीं था। और जो सेक्शन नंबर 35 है वो यही बात करते हैं कि क्रिमिनल लाइबिलिटी उन लोगों पर होगी जो कि नॉलेज और इंटेंशन रखते हैं किसी भी एक्ट को कमिट करने के लिए। कौन से एक्ट को, क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। सो जो सेक्शन नंबर 35 है इसका जो लिंक है वो सेक्शन नंबर 34 से भी एक यानी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो हमने सेक्शन नंबर 34 को डिस्कस किया था, तो जो सेक्शन नंबर 34 है वो बात करता है कॉमन इंटेंशन की, ठीक है। सो ये जो सेक्शन नंबर 34 है ये कॉमन इंटेंशन का डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश करता है, और जहाँ जो सब पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ भी सेवरल पर्सन्स की बात हुई है, ठीक है, सेवरल पर्सन्स यानी कि मल्टीपल पर्सन्स, कई पार्टिसिपेंट्स, यानी उनका जो कॉमन इंटेंशन है वो क्या होगा, सेवरल पर्सन का शेयर्ड प्लान होगा, यानी उनका मुश्तरका मंसूबा होगा। और उसके साथ जो है, और हर जो पर्सन है यानी सेवरल पर्सन, उसमें सेवरल पर्सन यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, तो इसमें जो हर एक पर्सन है वो क्या होगा, अगर उनका कॉमन इंटेंशन है तीनों का डी को हार्म को पहुंचाने का, तो फिर इसमें हर एक जो है वो क्या होगा, वो लाइबल होता है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 35 है उसमें जो फोकस है वो किस चीज़ पर है, वो फोकस है इंडिविजुअल नॉलेज पर। किस पर है, इंडिविजुअल नॉलेज पर या इंटेंशन पर। ये हमने 2 एग्जांपल्स में देख लिया कि फॉर एग्जांपल ए और बी को पता है कि चेक जो है वो फॉर्ज है और सी को पता नहीं है, तो फिर यहाँ पे इंडिविजुअल लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और इंटेंशन। यानी अगर ग्रुप में सब लोगों का जो मेंटल स्टेट है वो सेम नहीं है, अब देखें ना, अब इन तीनों का जो मेंटल स्टेट है वो सेम नहीं है, क्योंकि सी को के तो नॉलेज में ही नहीं है ना कि ये ऑफेंस होगा। तो अगर मेंटल स्टेट ही सेम नहीं है यानी मेंसरिया ही नहीं है किसी एक पार्टिसिपेंट का, तो फिर कोर्ट हर एक यूज़ का क्या करती है, जो मेंसरिया है वो सेपरेटली एवलुएट या एग्जामिन करती है, ठीक है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। क्योंकि ये जो पीपीसी है, ये जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, लॉ का असल मकसद ही यही है ना कि जस्टिस को प्रिवेल किया जाए सोसाइटी में, ठीक है। तो फिर वो इस तरह के तमाम प्रिंसिपल्स जो हैं वो बताती हैं, जिनकी वजह से इस्टेब्लिश करती हैं, आम लोगों तक पहुंचाती हैं, कि जिसकी वजह से अगर वो कोई भी रास्ता ढूंढ कर कानून से बचना चाहते हैं तो वो बच ना सकें। जिसकी एग्जांपल जो है सेक्शन नंबर 34 में आप देख सकते हैं, कॉमन इंटेंशन, सेवरल पर्सन। अगर सेवरल पर्सन्स का कॉमन इंटेंशन एक जैसा हो तो वो नहीं बच सकते, सभी जो है उसके लिए लायबल होंगे। फिर दूसरी तरफ जो लॉ है वो सेक्शन नंबर 35 में ये भी बताता है कि अगर कोई एक शख्स है जो कि इनोसेंट है, उसके नॉलेज में या इंटेंशन ये चीज़ नहीं है कि वो किसी को हार्म पहुंचाए, वो कोई ऑफेंस कमिट करे, तो फिर वो क्या करेगी, तो वो जो कोर्ट है फिर वो उनको ये
अपॉर्चुनिटी देती हैं, अगर वो ये प्रूफ कर देते हैं कि मेरी नॉलेज में या मेरे इंटेंशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर लॉ जो है वो उनको क्या करता है, क्रिमिनली वो लॉ के सामने लायबल नहीं है। सो जो प्रैक्टिकल लिटिगेशंस हैं, यानी जो कोर्ट में केसेस होते हैं, वो इस सेक्शंस के अंडर, इसमें ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो फ्रॉड के केसेस होते हैं। सेक्शन 35 है, चीटिंग हो गया, और उसके अलावा जो है ये जो फॉर्जरी के केसेस हैं, ठीक है। और सो ये यूजुअली इन केसेस के साथ जो सेक्शन नंबर 35 है वो ये जो क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, ऑल दो हर एक ऑफेंस में इसका रोल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मर्डर भी है, वो तो इनने रिलेटेड नहीं है, मर्डर भी है कोई, और अगर उसमें मल्टीपल जो वो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे सेवरल पर्सन्स हैं उस मर्डर को कमिट करने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ जो हैं उनके नॉलेज और इंटेंशन ये नहीं है कि वो मर्डर करें, राइट। उनको ये नहीं बताया गया होता कि हम मर्डर करने जा रहे हैं किसी को। तो फिर अगर वो वहाँ पे जाते भी हैं, वो कोई फिजिकल उनका कोई रोल होता भी है, लेकिन अगर उनका नॉलेज और इंटेंशन ना हो, तो फिर इस सूरत में उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी लागू नहीं होती। सो कोर्ट नॉर्मली जो वो क्या करती हैं, जो कोर्स है वो नॉर्मली जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो विटनेस की जो टेस्टिमनी होती है, वो इन चीज़ों से ये डिटरमिन करती हैं, यानी ये वो इंडिकेटर्स हैं जिससे कोर्ट ही डिटरमिन करते हैं कि एक्यूज्ड को इलीगल एक्ट का नॉलेज था या नहीं था, ठीक है। तो अगर हम इंडिकेटर की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें कि कोर्ट किन इंडिकेटर्स के ज़रिए से ये देखती हैं, तो वो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस एंड उसके अलावा जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो विटनेसेस हैं, ठीक है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन सब को फिर क्या करती हैं, इनको जो कोर्ट है वो इवैल्यूएट करती हैं और देखती हैं कि क्या जो इसमें जो सेवरल पर्सन्स हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, और सी कहते हैं कि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी, तो फिर ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर कोर्ट जो है वो डिटरमिन करेगा कि क्या सी को वाकई इल्म पता या इस बात का या नहीं, या उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, राइट। सो अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो जो सेक्शन नंबर 35 है वो क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है, और वो जो प्रिंसिपल है वो ये है कि लाइबिलिटी को मेंटल स्टेट के साथ लिंक करना। लाइबिलिटी को क्या कर रहा है, यानी कोई शख्स तब लायबल होगा, सेवरल पर्सन में से कोई शख्स जो है वो तब लायबल होगा अगर वो उसके नॉलेज में है या उसके इंटेंशन में है। तो जो सेक्शन नंबर 35 है वो क्या करता है, लाइबिलिटी को मेंटल स्टेट यानी मेंशिया के साथ लिंक करता है, और ये इंश्योर करता है कि ग्रुप क्राइम्स में, यानी सेवरल पर्सन्स अगर किसी ऑफेंस को कमिट करते हैं तो ये ग्रुप क्राइम हो गया, तो ग्रुप क्राइम में सिर्फ वो लोग पनिशेबल होंगे जिन्हें इलीगल एक्ट का नॉलेज या इंटेंशन था, और जिनको नॉलेज या इंटेंशन नहीं था उन पे कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी लागू नहीं होती। हाँ, ये है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं था, मेरे इंटेंशन भी नहीं था, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी आपके ऊपर है, यानी फिर आप ही ये प्रूव करेंगे, ये जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है और आपने ही प्रूफ करना है, और ये फिर आपको बेहतर तौर पर पता होगा कि आपने किस तरीके से प्रूफ करना है कि मेरा नॉलेज या इंटेंशन नहीं था। आल दो कोर्ट जो है वो इन इंडिकेटर्स को भी देखती हैं जो हमने अभी बात की। सो और जो लोग अननोइंगली इन्वॉल्व हो गए हैं उन पर अनजस्ट, यानी इस जो सेक्शन नंबर 35 है उसका ये भी प्रिंसिपल है कि जो अननोइंगली इस किसी एक्शन का ऑफेंस का पार्ट बने हैं तो उनको अनजस्ट लाइबिलिटी उनके ऊपर इम्पोज ना हो जाए, यानी उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। सो ये जो था ये सेक्शन नंबर 35 था। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 36 को। सो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 36 जो है वो कहता है कि अफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। सो एक्ट और ओमिशन क्या होते हैं इसको हम सेक्शन नंबर 32 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। ये सारी जो प्रीवियस कुछ सेक्शंस हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सो जो सेक्शन नंबर 36 है ये क्रिमिनल लॉ में कोजेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन करता है।
हम जिस भी उसको पढ़ रहे हैं, जिस भी सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो हर एक जो सेक्शन है वो एक डिफरेंट जो प्रिंसिपल है लॉ का वो इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। सो जो सेक्शन नंबर 36 है ये कोजेशन का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करता है, और इसका जो टेक्स्ट है वो ये कहता है कि वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टन अफेक्ट or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense। ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ में कई जो ऑफेंसेस हैं वो क्या हैं, वो रिजल्ट बेस्ड होते हैं। कौन से बेस होते हैं? रिजल्ट बेस्ड। यानी कि जब तक वो जो रिजल्ट है वो वाक़या ना हो जाए, आप उसको ऑफेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल ऐसी है कि ए जो है वो बी पर क्या करता है? गोली चलाता है। और अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं कि या तो बी जो है उसकी डेथ हो सकती है, और या जो बी है वो इंजरी हो सकता है। अब अगर ये सिचुएशंस वाक़या हो गई तो जो सेक्शन ऑपरेशन में आएगा पीपीसी का वो है 324, सेक्शन 324, मर्डर टू अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन, ये सिनारियो बना कि उसकी डेथ हो गई, तो फिर इस सूरत में जो ऑपरेशन में जो सेक्शन आएगा वो है सेक्शन 302। एक्शन एक है, एक ही एक्शन है, यानी उसने क्या किया? फायर किया, लेकिन उसकी सिनारियो दो डिफरेंट है। क्यों? अब इसको आप देखें। ये क्रिमिनल लॉ कहता है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो रिजल्ट बेस्ड हैं। ए ने बी को गोली मारी, अगर वो इंजरी हुआ, ठीक है, तो फिर सेक्शन 302 है। लेकिन उसके सेक्शन 302 की कमिटमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसका रिज़ल्ट क्या हो, कि ये जो बी है उसकी डेथ वाक़या हो। अगर उसका रिज़ल्ट डेथ की सूरत में नहीं है तो फिर सेक्शन 302 जो है वो कमिट नहीं होगा। यानी क्राइम जो है वो तब कंप्लीट होता है जब कोई स्पेसिफिक हार्मफुल रिज़ल्ट पैदा हो जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो होमोसाइड में जो जैसे जो मर्डर है, ठीक है, इसमें जो प्रोहिबिटेड रिज़ल्ट है वो क्या है? यानी लॉ ने आपको मना किया है ना कि आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें जो प्रोहिबिटेड रिज़ल्ट है वो क्या है? वो डेथ है। और असाल्ट में जो रिज़ल्ट है वो क्या है? वो हर्ट या इंजरी है, राइट। सो लॉ क्या करता है? वो रिज़ल्ट को फोकस करता है और उस रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करने वाले कंडक्ट को क्या करता है? एग्जामिन करता है। क्या करता है? उसको एग्जामिन करता है। और इसका जो अगला फ्रेज है वो ये बताता है कि इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट अफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। सो यहाँ तक हम इसको देखते हैं कि इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट अफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट। वो कैसे? कि जो लॉ है वो ये बताता है कि कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हार्मफुल रिजल्ट है वो क्या होते हैं कि वो एक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। समटाइम्स जो कुछ क्राइम्स हैं बाय एन एक्ट, यानी जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस सूरत में वो क्या कहलाता है? वो कहलाया जाएगा ऑफेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल थेफ्ट हो गया, चीटिंग हो गई, फॉर्जरी हो गई, ये सारे क्या हैं? इसको करने के लिए आपको कुछ एक्शंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो फर्स्ट फ्रेज है ये बताता है ना कि और इन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट, जब आप कोई एक्ट करते हो और उस एक्ट की वजह से जो रिजल्ट है वो क्या हो? ऑफेंस कहलाया जाए। बट समटाइम्स ओमिशंस की वजह से भी, ओमिशंस का मतलब है कि लॉ जिन चीज़ों को आपको अबाइड करे कि आपकी ड्यूटी है, आपने परफॉर्म करनी है, और आप निगलिजेंस करते हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते,
और उस अपनी ड्यूटी से जब आप गफलत करते हैं और उसके नतीजे में अगर कोई जो अफेक्ट पैदा होता है, अगर वो ऑफेंस है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अफेक्ट आता है, रिजल्ट आता है, वो दो चीज़ों की वजह से आता है, या तो एक्ट की वजह से आता है और सेकेंडली ओमेजन्स की वजह से आता है, ठीक है, एक्ट एंड अमेजर। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, यानी रिजल्ट या अफेक्ट आता है, और फिर जब रिजल्ट आ जाते हैं तो उसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि ये ऑफेंस हो गया। ओके, अब ये जो सेक्शन है ये कहता है कि अगर किसी एक्ट की वजह से, एक्ट की रिजल्ट की वजह से कोई चीज़ जो है वो ऑफेंस है, या ओमेशन की वजह की रिजल्ट की वजह से कोई चीज़ जो है वो ऑफेंस है, तो फिर लॉ ये प्रिज्यूम करेगा, लॉ ये कहता है कि द कॉजिंग ऑफ दैट अफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट। सो ये जो कॉज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी किसी की डेथ हो गई, डेथ क्या है, एक कॉज है ना, ठीक है, सॉरी अफेक्ट है ना, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एक्शन या ओमेजन का अफेक्ट है। तो अगर ये जो डेथ है, आप किसी पे गोली चलाते हैं, ये क्या हुआ, ये एक्ट हुआ, उसकी डेथ कॉज हुई, तो ये क्या है, ये ऑफेंस है लॉ में। अब दूसरी तरफ आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक केयर टेकर हैं और एक मरीज़ हैं जिसकी आपको देखभाल करनी है, और आप क्या करते हैं कि इसकी ए के आप केयर टेकर हैं, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते, और उसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप एक मेडिसिन नहीं देते, आप उसका ख्याल नहीं रखते, आप उसको फूड नहीं देते, और तो ये क्या हुआ, लॉ की लैंग्वेज में ये ओमेजन हुआ कि जब आपके ऊपर ड्यूटी थी, आपने उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, तो उसको क्या कहा जाता है, ओमेजन कहा जाता है। अब इस सूरत में वो चूँकि ऑलरेडी ए जो है वो बीमार हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, तो फिर आपका जो एक्शन है उसकी वजह से, यानी जो ओमेजन है उसकी वजह से ए को डेथ कॉज हो जाती है। ये भी क्या है, ऑफेंस है, ठीक है, चाहे वो एक्ट की वजह से हो, चाहे वो ओमेजन्स की वजह से हो। लेकिन जो सेक्शन नंबर 36 जिस चीज़ पे फोकस करता है, जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by omission. Partly by an act and partly by an omission. तो अगर ये जो डेथ है ये ऐसा हो कि सिर्फ एक्ट के नतीजे में नहीं है ये डेथ, और ना ही सिर्फ ओमेशन के नतीजे में है, राइट, और बल्कि ये कुछ एक्ट आपने किया और साथ में आपने कुछ ओमेशन किया, यानी कि ये जो डेथ है ये एक्ट प्लस ओमेशन के कम्बिनेशन से जो है ये क्या है, कॉज हुई है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर पार्टली बाय एन एक्ट हो और पार्टली बाय एन ओमेशन हो, तो फिर वो क्या होगा, इज़ द सेम ऑफेंस होगा, ये सेम ऑफेंस होगा जो एक्ट की सूरत में भी ऑफेंस होता है या अमेजन की सूरत में भी ऑफेंस होता है। अगर वो कोई जो रिज़ल्ट है, जो अफेक्ट है, वो एक्ट और अमेजन के कम्बिनेशन से भी अगर वही रिज़ल्ट आए, तो फिर वो भी लॉ कहता है कि वो सेम ऑफेंस होगा, ठीक है। सो जो यानी रियल लाइफ जो सिचुएशंस हैं उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी जो हार्म है वो एक सिंगल बिहेवियर की वजह से नहीं होता, बल्कि मल्टीपल बिहेवियर की कम्बिनेशंस की वजह से होता है। सो लॉ क्या करता है कि इस कम्प्लेक्सिटी को भी रिकॉग्नाइज करता है कि अगर एक्यूज ने कुछ एक्शन किए, ठीक है, और कुछ किए उसके साथ साथ उसने अपनी ड्यूटी से गफलत की, नेग्लिजेंस की, अपनी ड्यूटी को इग्नोर किया, ठीक है, जिस इन दोनों ने मिलकर एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया और वो रिज़ल्ट क्या है, डेथ है, तो वो भी क्राइम होगा,
और इस सेक्शन का अगर हम इलस्ट्रेशन देखें तो उसमें हमें मज़ीद इसकी वजाहत होगी। इलस्ट्रेशन ये है कि ए इंटेंशनली कॉजेज जी डेथ, कि एक ए जो है वो क्या है, एक शख्स है, वो इंटेंशनली क्या करता है, जेड को, ए एक शख्स है, ठीक है, उसने इंटेंशनली जेड को कत्ल कर दिया और उसको मार दिया। किस तरह? पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जी। सो ए हैज कमिटेड मर्डर। ए ने क्या मर्डर किया। अब ये इलस्ट्रेशन ये कहता है कि ए जो है उसने एक क्राइम कमिट किया किसके ऊपर, जेड के ऊपर, यानी जेड जो है वो विक्टिम है, राइट। सो ए ने क्या किया, जेड का मर्डर किया। किस तरीके के साथ किया? पार्टली यानी उसका जो कोई किरदार था वो कुछ एक्शन था, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जी फूड। अगर यहाँ पे ओमिटिंग का वो आ रहे हैं, यानी कि ये बात कर रहे हैं ओमिशन की, क्या? तो उसने उसका जो पार्टली किरदार है वो क्या है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल था जेड को फूड देने के लिए, यानी जेड की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि वो लावर था, कमज़ोर था, ठीक है, और ए जो था वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि वो उसी केयर टेकर करे। अब ए ने क्या किया, अगर वो रिस्पॉन्सिबल था और वो लॉ ने उसको रिस्पॉन्सिबल, अगर आप केयर टेकर हैं तो लॉ आपको अबाइड करता है ना, और अगर आप उस अपनी ड्यूटी से उसको परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप क्या कमिट कर रहे हैं, आप इलीगली अमेजेंस कर रहे हैं, राइट। सो ए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जेड को फूड नहीं दे रहा, तो ये उसका क्या हुआ, एक पार्टली उसका किरदार ये हुआ। और दूसरी तरफ जो उसका जो दूसरा किरदार है वो ये है कि पार्टली बाय बीटिंग जी। अब जो बीटिंग है यहाँ पे ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्शन है ना, ये एक्ट है, ठीक है। अब ए ने दो चीज़ों की कम्बिनेशन, ओमेशन, इलीगल ओमेशन, और एक डायरेक्ट एक्ट जो है बीटिंग का, यानी यहाँ पे जी को फूड ना देना ओमेशन है, एंड एक्ट बीटिंग जो है वो एक एक्ट है। सो इन दोनों को कम्बिनेशन से पार्टली एंड पार्टली, राइट, दोनों की कम्बिनेशन से जेड को जो चीज़ कॉज हुई वो क्या है, वो मर्डर है, यानी उसको जो इन दोनों की कम्बिनेशन से जो रिजल्ट आया, जो अफेक्ट हुआ, वो मर्डर है। तो अब लॉ कहता है कि अगर कोई किसी पे गोली चलाए, ठीक है, ए ने जेड पे अगर गोली चलाई होती तो ये क्या होता, हम कहते हैं कि ये मर्डर है। अब इस सूरत में भी कि अगर आपने जी को फूड नहीं दिया और उसको मारा है, तो फिर इस सूरत में भी अगर उसकी डेथ वाक़या हो गई, ठीक है, तो फिर इस सूरत में भी ये जो है ये ऑफेंस है। और दोनों सूरतों में अगर आप किसी को डायरेक्ट एक्शन से कत्ल करते हैं या ओमेशन से कत्ल करते हैं, या जो है एक्ट एंड ओमेशन के कम्बिनेशन से भी अगर वही सेम रिजल्ट आता है, तो फिर वो क्या होगा, वो भी ऑफेंस कहलाया जाएगा। सो इस सेक्शन का इस सेक्शन ये इस प्रोविज़न का जूरिडिकल जो फाउंडेशन है वो हमने कहा कि ये क्या है, ये एक्विजिशन प्रिंसिपल में है, ठीक है। सो क्रिमिनल लॉ जो नॉर्मली दो चीज़ों को वो करती है, एग्जामिन करती है। फर्स्ट वो चेक करती हैं अक्यूज्ड का कंडक्ट, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो वो देखती हैं, यानी ये कंडक्ट है किसका, अक्यूज्ड का कंडक्ट देखती हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये देखती हैं कि ये जो कंडक्ट है इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आया, राइट। और फिर जो क्रिमिनल लॉ है इस कंडक्ट और इस रिज़ल्ट के बीच में जो लिंकेजेस हैं, जो रिलेशन है, लिंक है, लॉ क्या करती हैं कि वो जो कनेक्शन है ना इन दोनों के बीच में, उसको देखती हैं।
जो हार्मफुल रिजल्ट आया होता है, राइट? क्योंकि हार्मफुल रिजल्ट की वजह से ही वो ऑफेंस क्रिएट होता है, राइट? सो अगर एक्ट और ओमिशन मिल के, एक्ट प्लस ओमिशन मिल के क्या करें, एक दोनों मिलकर एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों मिल के एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो कोर्ट उन दोनों को कीजुअल चेन का पार्ट समझेगी। सो जो सेक्शन नंबर 36 है वो इसी कीजुअल एनालिसिस को क्लेरिफाई करता है। और अगर हम प्रैक्टिकल केसेस में देखें, क्रिमिनल केसेस में, तो जो सेक्शन नंबर 36 है ये ख़ास तौर पर जो होमोसाइड है यानी मर्डर हो गया, या जो नेग्लिजेंस है, होमोसाइड, नेग्लिजेंस, ठीक है, तो ये इन केसेस में ज़्यादातर रेलेवेंट होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गार्डियन है, वो एक बच्चा है, उसको कंटिन्यूअसली यानी रेगुलरली उसको बीट भी करता है और उसे फूड भी नहीं देता और मेडिकल केयर भी नहीं देता, जैसे इस इलस्ट्रेशन में बताया गया, ठीक है। तो फिर इस सूरत से अगर उसकी डेथ वाक़या हो जाती है तो वो सिर्फ बीटिंग की वजह से तो नहीं होगी ना, वो स्टर्वेशन की वजह से भी होगी। तो ये लॉ क्या, ये पूरा एक कंडक्ट है, राइट, अक्यूज्ड का। तो फिर लॉ क्या करती हैं कि वो इस पूरे कंडक्ट को क्या करती हैं, कंडक्ट को एक कंबाइन काज के तौर पे क्या करती है, एक कंबाइन काज के तौर पे देखेगा और अक्यूज्ड को होमोसाइड के लिए लायबल करेगा। सो एविडेंस पर्सपेक्टिव से जो प्रोसिक्यूशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर होता है, ठीक है। यानी कि इसमें जेड जो है वो यानी प्रोसिक्यूशन, इनकी जो पार्टी होगी वो प्रोसिक्यूशन होगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी इनके ऊपर होगा प्रोसिक्यूशन की तरह ऊपर। तो प्रोसिक्यूशन को ये इस्टेब्लिश करना होता है कि जो अक्यूज्ड है यानी जो ए है, उसके एक्ट्स और ओमिशन दोनों से, ए यानी ए के एक्ट और ओमिशन दोनों की वजह से क्या क्या हुआ है, जेड की डेथ जो है वो काज हुई है। यानी जो एविडेंसेस हैं जो इसमें यूज़ हो सकते हैं वो क्या हैं, वो मेडिकल जो रिपोर्ट्स होती हैं, यानी मेडिकल जो एविडेंस है वो हो सकती हैं, या जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पे उसको अब्यूज़ भी किया गया है, बीटिंग भी हुई है, तो उसके जिस्म पे शायद कोई निशान हो, तो फिर अगर कोई एक्सपर्ट है, डॉक्टर हैं, तो उनका जो ओपिनियन है, या अगर इस सूरत में कोई विटनेस भी हैं, ठीक है, कि अगर किसी ने ए को देखा भी है कि वो जेड को फूड भी नहीं देता और साथ में उसको मारता भी है, तो फिर ये सारी जो हैं जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो इन सब एविडेंसेस को क्या किया जाता है, इनको एवेलुएट किया जाता है अंडर कानूनी शहादत ऑर्डर, ठीक है। सो जो सेक्शन नंबर 36 है, कंसेप्चुअली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंटल मॉडल इंट्रोड्यूस करता है। जैसे जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसमें जो बिहेवियर होता है उसको आइसोलेटेड फ्रेगमेंट में नहीं बल्कि कैजुअल चेन के तौर पर एनालाइज किया जाता है, ठीक है। सो अगर किसी पर्सन का जो एक्शन है और उसकी जो ड्यूटी है, एक्शन है और उसकी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी की जो नेग्लेक्ट है, अमेजन क्या है, टू नेग्लेक्ट द ड्यूटी, राइट। सो एक एक्शन और उसकी ड्यूटी नेग्लेक्ट मिलकर अगर कोई प्रोहिबिटेड जो कॉज है वो क्रिएट करता है, तो फिर इस सूरत में लॉ क्या करती हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके ऑफेंस ट्रीट करेगा, ठीक है, ऑफेंस ट्रीट करता है। इसीलिए जो सेक्शन नंबर 36 है पीपीसी का, ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलिस्टिक बनाता है, और कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट को ये अलाउ करता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स फिक्चुअल सिचुएशंस में भी जस्टिस को क्या करें, जस्टिस को अचीव कर सकें। सो ये आज के हमारे सेक्शन नंबर 35 एंड सेक्शन नंबर 36 था। आई होप के दोनों जो हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।